आप पर्सनली कितना अटैच्ड रहे हो, बिकॉज आपको ये शो ने बहुत दिया है। एंड भाविका के साथ आपका जो दोस्ती है, अभी भी यू गाइस आर इन टच? या डेफिनेटली, मतलब हमारी ऐसे बातचीत नहीं हुई, बट फैंस के लिए तो मैंने एज आई टोल्ड यू बिफोर कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है यार, कि लोगों ने मेरे काम को पहचाना। इट्स बीन अ डेकेड कि आप काम करते हो, बट आपका जो इम्पैक्ट है ये काम का, वो शो के थ्रू आपको मिला। सो मेरे लिए यार ये बहुत बड़ी बात है कि आफ्टर गुम शायद लोगों की ना अप्रोच बदली लाइफ में। अगर आपको आपको ऐसा लगता है कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ हासिल कर सकता हूँ या करना चाहिए मुझे, तो सबसे पहले आपको अपनी फैमिली को ठीक करना। अगर आपने अपनी फैमिली ठीक कर ली, यकीन मानिए कि आप शायद आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और जिंदगी के किसी भी पड़ाव पे, और आप सक्सेसफुल जितने भी लोग हैं आप उनको देखो, वो वैसा ही है। अगर आपकी फैमिली अगर ठीक नहीं है, आपकी पर्सनल लाइफ अगर ठीक नहीं है, आप वहां परेशान है, तो शायद आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ कभी अच्छी नहीं कर सकते। मुझे 2,000 रुपए मिलते थे, उन्होंने एक न्यूज रीडिंग के लिए मुझे लगाया था, सीटीवी न्यूज आगरा में, वहां पे मैं न्यूज रीडिंग करता था, मुझे 2,000 रुपए मिलते थे महीने का। तो और वो पूरा पैसा खर्च हो जाता था मेरे ट्रैवल में, मथुरा से आगरा ट्रैवल में। बट समहाउ मेरे फादर ने, मेरे पेरेंट्स ने, मम्मी ने एनकरेज किया मुझे इस चीज के लिए मैनेज, मतलब ये किया कि हाँ ठीक है, तुम करना है करो, जो करना है करो, देखेंगे। उन्होंने आपका कोशिश देखा। कोशिश देखी कि यार ये कुछ करके लाया है आसपास, तुमने करने दिया। मुझे ऐसा लगता है कि जो आर्टिस्ट है वो अंदर से बड़ा अकेला ही होता है, उसके पास बहुत कम एक्सप्रेसिव होता है। कई बार मैं अपनी बातों को भी ढंग से नहीं कह पाता, मतलब किसी से अगर ये बात बोल रही होगी कि मुझे ये पसंद नहीं है या मुझे ये नहीं करना, तो मैं या तो बहुत सच बोल दूंगा या मैं नहीं बोल पाऊंगा। तो वो अकेलापन होना बड़ा जरूरी है, और दोस्तों का चुनना बहुत जरूरी है। मेरे पास मेरा एक पहला मेरी शो था, जी जिंदगी का मैंने शो किया था, अगर तुम चाहो, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत शो। उस शो को करने के बाद मुझे, मतलब मेरी परफॉर्मेंस देखने के बाद, या मुझे खुद ये रियलाइज हुआ कि मुझे अब काम बहुत जल्दी मिल जाएगा। लेकिन उस शो के बाद मैंने 2 साल कुछ काम नहीं किया। वो 2 साल मेरी जिंदगी के बड़े ही टफ, ऐसा रहा मेरा टाइम पीरियड कि मैं ये सोचता था कि यार मुझे काम क्यों नहीं आ रहा, या मैं जिस तरह का काम करना चाहता हूँ मुझे लोग सेलेक्ट क्यों नहीं करते, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। आई एम हितेश भारद्वाज एंड यू आर वाचिंग शुभोजीत का यूट्यूब चैनल। Like, share, and subscribe right now. बाय गॉड्स ग्रेस, आप लोग के दुआ और आशीर्वाद से पॉडकास्ट का जो सिलसिला है, दैट हैज बीन गोइंग वेरी वेल बाय गॉड्स ग्रेस। एंड जस्ट टू ऐड अ बिट ऑफ फिनेस एंड लव एंड ग्रेस एंड पैशन एंड डेडिकेशन, एंड आई कैन कीप एडिंग एडजेक्टिव्स। आई हैव अनदर वेरी स्पेशल गेस्ट ओवर हियर जो कि बहुत ही मल्टी टैलेंटेड है। एंड व्हेन आई से मल्टी टैलेंटेड, मैं उसको दिल से मानता हूं इन द ट्रू सेंस ऑफ द टर्म। आई कैन कीप एडिंग एडजेक्टिव्स ब्रो, आई मीन एक्टर, पोएट, एंकर, आरजे, मतलब थोड़े बहुत मुझे लगता था कि मेरे प्रोफाइल में 2-3 चीजें ऐड होते हैं, बट यहाँ पे मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, उससे भी ज्यादा कुछ ऐड किया जा सकता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम टॉकिंग अबाउट योर वेरी ओन हितेश भाई। थैंक यू सो मच। हाउ आर यू डूइंग? कैसे है? सबसे पहले मुझे बताओ कि व्हाट्स द वाइब दैट यू फीलिंग ओवर हियर? थैंक यू सो मच शुभजीत, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया फील आ रहा है। ये हम काफी दिन से इस पॉडकास्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई है, टच वुड, यू आर बेटर नाउ। नहीं, फीलिंग बेटर, मच बेटर राइट नाउ। सो ये बहुत अच्छा हुआ कि ये पॉडकास्ट हो रहा है, एंड शुभजीत बहुत टैलेंटेड है। मैंने इसके 2-3 पॉडकास्ट देखे हैं बैक टू बैक, और बहुत बढ़िया बोलते हो, बस आज ही मुझे फंसाए ना तो बाकी बाकी सब एकदम बढ़िया है लाइफ में। प्यारा मिठास वाला चीज जो उन्होंने बोल दिया ना अभी, वो कैसे जा सकते हो उस डायरेक्शन में? नाउ इट हैज टू बी ओनली स्मूथ, एंड स्मूथ लाइक बटर बोलते हैं ना हम लोग उसको, वैसा वाला होने वाला है। यू नो, यू दिस यंग बॉय जिन्होंने अपना जर्नी मथुरा से चालू किया, एंड आई नो आई कैन रिलेट टू दैट थिंग, बिकॉज आप जैसे मुंबई से नहीं हो, मैं भी मुंबई से नहीं हूँ, राइट? बट मुंबई इज सेट टू बी सिटी ऑफ ड्रीम्स फॉर अ रीजन। पहली बार अपनी जिंदगी में आपने वो ख्वाब कब देखा कि एज एन आरजे बोलो या फिर एज एन ओवरऑल कंप्लीट 360 डिग्री आर्टिस्ट, मैं अपने आप को आगे जाके मुंबई में देखता हूँ? व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम जब आपको ये चीज रियलाइज हुआ? सी मतलब ऐसा तो मुझे वो ऐसा डेट और वो ऐसा मोमेंट याद नहीं है, लेकिन हाँ मुझे इतना जरूर पता है कि मेरे घर पे बहुत सारे जो भी लोग आते थे और मैं उनकी मिमिक्री करता था।
मैं उनको देख के उनको इमिटेट करता था। सो वहां से मुझे एक फीलिंग हुई कि यार मैं कुछ कर सकता हूँ, मुझे आर्ट फील्ड में ही कुछ जाना है। तो जब भी स्कूल में पोइट्री के कंपटीशन होते थे तो उसमें पार्टिसिपेट करता था। तो धीरे धीरे करके वो जो आपके आसपास के लोग होते हैं, आप कभी स्टैंड अप करने खड़े हो जाते हो, कभी कुछ सुनाने उनको लग जाते हो, कुछ हंसा देते हो। तो मैं बस वही करता रहता था और मैं जोकर था अपने स्कूल में कि सबको हंसाता था, सबको ऐसे कुछ ना कुछ कुछ करता रहता था। मतलब फुल ऑन एंटरटेनमेंट पैकेज थे आप। हाँ, एंटरटेनमेंट मतलब ऐसा था कि आप कहीं पे भी कोई भी कंपटीशन हो रहा है, राइटिंग से रिलेटेड, जोक से रिलेटेड, कुछ ऐसा स्टैंड अप करना है, मैं खड़ा हो जाता था। तो वहीं पर कहीं पे मुझे आसपास से फीलिंग आ गई थी कि मुझे जाना है। मतलब मेरे स्कूल के जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि मैं कुछ अलग काम कर रहा हूँ। हाँ, उनको हमेशा ये लगता था कि ये यही करेगा। ये यही करेगा, ये कुछ कुछ ऐसा ही कुछ काम करने वाला है। तो उनके लिए सरप्राइज नहीं है मुझे। फिर हाँ, ये मुझे भी नहीं पता था कि मैं ऐसा कुछ लाइफ में कर रहा हूँ, मैं एक्टिंग से रिलेटेड कर रहा हूँ। सो वो मुझे आरजे बनने के बाद फीलिंग आई। सो इन 2011 2012 when I joined Big FM 92.7 Big FM as a radio jockey. आफ्टर दैट मुझे ये चीज रियलाइज हुई कि मुझे एक्टिंग करनी चाहिए या मुझे मुंबई जाना चाहिए, क्योंकि बहुत छोटा था जब मेरी ये जॉब लगी। दैट टाइम आई मस्ट बी अराउंड 18 और 19। तो वहां पे जाके मुझे उस मोमेंट पे फील हुआ कि यार यहाँ तो मैंने सब कुछ कर लिया, रेडियो में सब कुछ ट्राई कर लिया, लिख लिया, और जितना जो जो भी कुछ एक्सप्लोर कर सकता था रेडियो में वो मैंने किया, आगरा में था। तो फिर उसके बाद मुझे फील आया कि चलो यार मुंबई चलते हैं। तो मैं 20 साल का था जब आ गया, ऐसी बैग उठा के मुंबई, और चलो देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। यहीं रहता था जहाँ आपका ऑफिस है, ये अम, ये माडा में जहाँ पर आपके ये ऑफिस है, वहीं पर ही मैं उसके पीछे ही यहाँ सोसाइटी में आके बस स्टैंड था। तो बस ऐसे ही शुरू हो गया यार, बस। तो मस्ट बी नॉस्टैल्जिया फॉर यू बिकॉज जहां से आपने शुरुआत किया था वहां पे उसी एरिया में आज आप देयर सो मच ऑफ नेम एंड फेम दैट यू हैव, पीपल कॉल यू एंड इनवाइट यू फॉर पॉडकास्ट, देयर सो मच ऑफ रिस्पेक्ट जो अटैच्ड है उस चीज के साथ, उस प्यार के साथ, राइट? डू यू समटाइम्स पिंच योरसेल्फ एंड गो बैक टू दोस डेज जब आप जेन्युइनली शायद स्ट्रगल कर रहे थे नाम? एंड देखो, मैं मानता हूँ कि हर एक इंसान एवरी टाइम जिंदगी में स्ट्रगल करता है, जस्ट वो लेवल बदल रहा है, राइट? पहले आपका स्ट्रगल ये रहता है कि यार मैं इंडस्ट्री में घुसूं कैसे, घुसने के बाद फिर एक स्टैंडर्ड जो मैंने बनाया है उसको मेंटेन कैसे करूं, वो चीज का स्ट्रगल होता है, राइट? बट इनिशियल डेज के स्ट्रगल्स के बारे में अभी भी सोचते हो, और वो चीज का जो मोटिवेशन रहा है उसको अभी कैसे इस्तेमाल करते हो टू बिकम इवन बेटर एंड मोर हार्ड वर्किंग इन लाइफ? यार जिस इंसान ने स्ट्रगल नहीं देखा, क्योंकि मेरे पास जितनी भी मेरी पोइट्रीज हैं या जितने भी जो मेरा जो मेरा प्रोसेस है, वो मेरा वही प्रोसेस है आज भी। अगर आज भी कुछ काम नहीं करता तो मैं किताब पढ़ूंगा या कोई सिनेमा देखूंगा। तो स्ट्रगल आप ये कह सकते हो कि हाँ, उस मोमेंट में आप पैसे नहीं कमा रहे, लेकिन आप उसके अलावा उस मोमेंट में बहुत कुछ कर रहे हो, और वो काम आएगा जब आप कुछ कर रहे होगे, जब आप ऑडियंस के लिए कुछ कर रहे हो। इट्स बीन अ डेकेड दैट आई एम वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री, बट this show, गुम है किसी के प्यार में, has made me feel like I have truly make an impact. So मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि 10 साल, 11 साल, 12 साल के बाद आपके काम को रिकॉग्नाइज किया जाता है। आई couldn't ask for more. मुझे ऐसा लगता है ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप यहाँ पर आते हैं, आप यहाँ शहर में आते हैं, आप स्ट्रगल करते हैं, जिसको आप स्ट्रगल बोलते हैं वाकई, कि 79 नंबर की बस होती थी, मैं उसमें जाता था, मलाड से अंधेरी आता था, और जब मैं ऑडिशन के लिए आता था, और ये मुझे आज बताते हुए बड़ा मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं जब जाता था ऑडिशन के लिए तो मेरी शर्ट भीग जाती थी और मैं ऑडिशन नहीं दे पाता। तो मेरा पहला टारगेट मेरी लाइफ में, जो कहते हैं ना कि हमारा एक सेल्स टारगेट होता है, लाइफ का एक टारगेट होता है, तो मैंने 2012 में 2012 अप्रैल में यहाँ पर आया था, 27th ऑफ अप्रैल में आया था। मतलब डेट अभी भी? Yes. मेरे पास टिकट भी थी, मैं गरीब रथ में बैठ के आया था, ट्रेन होती थी मथुरा से मुंबई चलती थी, तो उसमें बैठ के आया था। तो मैंने एक टारगेट बनाया 2-3 महीने बीतने के बाद कि यार मुझे ना अंधेरी में शिफ्ट होना है, ताकि मेरी वो शर्ट ना भीगे। मुझे इतने पैसे इकट्ठे करने हैं कि मैं एक ऐसा घर ले लूं, चाहे वो 1 आर के हो या 1 BHK हो, जो भी होगा, लाइक। सो सुप्रीम गूगल ने वो ब्रेक दिया 2012। वहीं पर ही मैं फर्स्ट टाइम मैंने एक्टिंग को एक्सप्लोर किया। बहुत डांट खाई बहुत डायरेक्टर से। मुझे आज भी याद है, रवि सर अगर एक पॉडकास्ट देखेंगे, रवि भूषण डायरेक्टर साहब, तो उनसे मैंने बहुत डांट खाई, और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि जितनी डांट उनसे मैंने खाई, और उसके बाद जितने भी डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया,
शायद सबने यही बोला कि ये लड़का मेहनती है, ये काम करना चाहता है, तो बहुत डांटते हैं लोग। तो मैंने ये डिसाइड किया था कि यार मुझे डांट वापस से नहीं खानी, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना, मैं अपनी तैयारी के साथ उतरूंगा, क्योंकि मुझे उस टाइम पे कुछ आता ही नहीं। मुझे यही नहीं पता था कि कैमरा मतलब आप देखते कैसे हो, क्या है, कोई स्कूल था नहीं। तो हमने जो भी परफॉर्म किया वो स्टेज किया। मैं थिएटर करता था, तो थिएटर के बाद सीधा वो या आरजेइंग करता। तो मुझे ये पता ही नहीं था कि ये कैमरा ऐसे होता है, कैमरा यहाँ ओएस लगा होता है कैमरे में, आपको ये प्रोफाइल होती है। अभी मैं जब आ रहा था तो मैंने पूछा कि आप लेफ्ट बैठना पसंद करेंगे या राइट साइड बैठना पसंद करेंगे, तो मैंने कहा मेरा कोई प्रोफाइल नहीं है। ये मैंने थिएटर से सीखा, ये मेरे थिएटर का ज्ञान है। ये यार कोई प्रोफाइल नहीं है, तुम जहां खड़े हो जाओगे प्रोफाइल वहीं से तुम्हारी प्रोफाइल शुरू हो जाएगी। सो इतनी बार प्रोफाइल दे दी है ना अपनी, हाय माय नेम इज हितेश भारद्वाज भाई। सो अभी वो लाइफ में प्रोफाइल का कोई ऐसा ऐसा कुछ रह नहीं गया। बट हाँ, ये जरूर है कि जिंदगी में हर वक्त पे आपको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपका खत्म नहीं होना चाहिए। और जब भी आपको ऐसा लगे ना कि यार आप बहुत थक गए हो, काम बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि टेलीविजन में ऐसा होता है कि आप 18, 19, 20 घंटे पता नहीं लगते हैं। तो और मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि आपको नहीं समझ में आता है कि आप कैसे इसको इसके साथ कैसे कोप अप करने वाले हैं, आपको नहीं पता क्योंकि टेलीकास्ट। तब मैं अपने आप को रियलाइज कराता हूँ, और मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ कि मैं कई बार कई रातों में सोते हुए मैं ये बात अपने आप को रियलाइजेशन देता हूँ कि यार 79 नंबर की बस होती थी, मैं उसमें बैठ के जाता था और मैं वहां से स्ट्रगल करता था। एक छोटा सा घर होता था, एक पराठे वाली आंटी होती थी जिनसे वो 10 रुपए का पराठा खाता था, और ये सब मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ऐसा हुआ है। तो मलाड जब कल्याण में रहता था मैं, तो वो जो था उस दौर से निकल के मैं यहाँ तक पहुंचा, तो मुझे आज ये फील होता है कि नहीं यार, ये तो कुछ भी स्ट्रगल है। आज तो मैं शायद 50 घंटे भी एक साथ काम कर सकता हूँ। आज तो सब कुछ है मेरे पास, मेरा प्रोटीन शेक है। मेरे पास 4 किताबें हैं, अच्छे दोस्त हैं जिनके साथ मैं बात कर सकता हूँ। सो ये तो कुछ स्ट्रगल नहीं। यू नो आई मैं जब आप बोल रहे थे कि 50 घंटे आप काम कर सकते हो, आई सो रिलेट टू दैट, बिकॉज आई मीन मैं खुद यहाँ से नहीं हूँ, मैं कोलकाता से आया, एंड देन यू नो आई स्टार्टेड एसोसिएटिंग माई सेल्फ विद द ब्रांड। 1.5 साल हो गया, खुद का चैनल है, लोग कुछ कुछ पॉडकास्ट में प्यार देते, सो नाउ द सेम थिंग। कभी कभी मैं लाइक यू नो दूसरे शहर से इवेंट करके डायरेक्ट शूट पे जाता हूँ, तो मुझे मेरे दोस्त पूछते कि यार तेरे को थकान नहीं होता? आई थिंक व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज दैट कि जब आप कोई ऐसा चीज प्रोफेशनली कर रहे हो जिसको आप बेइंतहा मोहब्बत करते हो ना, तो आपको थकान कभी हो ही नहीं सकता। एंड जैसे कि आपने कहा, आपके बचपन के दोस्त वगैरह हमेशा बोलते थे कि यह तो कुछ क्रिएटिव फील्ड में ही जाएगा। आई वांट टू अटैच 2 क्वेश्चंस टू दिस। एक चीज है कि आपने आरजेइंग से शुरुआत किया, आरजेइंग का जो नॉलेज, एंड आरजेइंग इन्वॉल्व्स कम्युनिकेशन, आरजेइंग इन्वॉल्व्स वॉइस मॉड्यूलेशन। वॉइस मॉड्यूलेशन एक ऐसा चीज है जो एक्टिंग में भी काम आता है, राइट? उसके अलावा आरजेइंग का क्या क्या सीख आपको एक्टिंग में काम आ रहा है अभी भी? एंड जो मैंने वो चीज कहा कि यू नो बेइंतहा मोहब्बत अगर कोई चीज से अगर आप करते हो, वही प्रोफेशनली करते हो, तो और ज्यादा इजी हो जाता है। सो इज इट द सेम फॉर यू एज वेल जैसा मेरे साथ है? देखिए मैं बिल्कुल, आपने एक तो ये बहुत अच्छी बात बोली कि आप जब आप किसी चीज से बहुत प्यार करते हो ना, तो फिर आप टाइम नहीं देख सकते, या आप मुझे ऐसा लगता है कि फिर आप ये गिन नहीं सकते कि मैंने कितना काम किया, या आप थोप नहीं सकते किसी बच्चे के काम किया, क्योंकि वो आपके पसंद का काम है। हाँ, कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने आप को फ्रेश रखो। मैं जिस इंडस्ट्री में हूँ, तो बेसिक मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ भी करेंगे लाइफ में, मेरे गुरु अखलाक सर हैं, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और आज भी जब भी परेशान होता हूँ तो मैं उनको फोन कर देता हूँ कि लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है, तो वो आगरा ही रहते हैं। आरजिंग उनसे सीखी, लाइफ उनसे सीखी। जब मैं बहुत छोटा था, जब मैं उनसे मिला था, तो वो मुझे एक बात कहते हैं कि यार रितेश, लाइफ में ना कुछ भी कर, एनीथिंग। अगर जैसे मैं अभी पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना शुरू कर दूं, या मैं फॉर एग्जांपल लाइव उठाना शुरू कर दूं, या मैं किसी की मदद करना शुरू कर दूं, ये सब आपकी लाइफ में कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड चीजें चला। आप हर चीज से कुछ ना कुछ सीखते हैं, और उस सीखी हुई चीज को आप सही वक्त पर इस्तेमाल करें। फिर चाहे वो आरजिंग हो, फिर चाहे वो कुछ और हो। तो आरजिंग का तो क्योंकि वॉइस मॉड्यूलेशन से रिलेटेड है पूरा काम, आपको मुझे अच्छे इम्प्रोवाइजेशन आरजिंग की वजह से आए। आप यकीन मानिए, मतलब जब आरजिंग करता था तो मेरा सुबह का शो था, मॉर्निंग शो 7 to 11 में करता था विक के साथ। और आगरा में जिस तरह की सर्दी पड़ती है, मुझे 6 बजे रिपोर्ट करना होता था सुबह, अर्ली मॉर्निंग। और मेरे पास एक बाइक होती थी प्लेटिना।
उससे मैं जाता था और पूरा एकदम ऐसे कहते हैं ना, जैसे सब कुछ जितने कपड़े होते थे सब पहन के और वो जैसे एस्किमो ठंड बन में। के जाते थे। हाँ मतलब मैं ऐसे जाता था वहां पे और मैं कहता था कि यार ये दुख कब खत्म होगा जिंदगी से। लेकिन जो आरजे ने दिया लाइफ में, वो जो इम्प्रोवाइजेशन थी कि आप कोई भी लाइन कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। आपको का की कू कोई फर्क नहीं पड़ता। राइटर ने एक लाइन आपको लिख के दी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने आप से इस मतलब आप अगर बोलना जानते हैं, आपको अगर शब्द पता है, आपका जो लिटरेचर है वो स्ट्रांग है, तो आप कहीं से भी शुरू कर सकते जी। हैं। मैं अगर आपको एक शब्द दूंगा अभी दीवार, आप दीवार पर 50 बार बोल सकते हैं। अगर आप तो आपको ये सोचना ना पड़े एज एन एक्टर, जो मुझे लगा कि जो हर एक्टर को करना चाहिए प्रैक्टिस की, जब आपको सोचना ना पड़े, आपके दिमाग में इतने शब्द होने चाहिए। और फिर धीरे धीरे जब आप उस क्राफ्ट को सीखते हैं, फिर लगता है कि अब जैसे अब मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं कोई कैरेक्टर परफॉर्म करने जा रहा हूँ, तो हितेश के पास बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन मैं एक सवाल पूछता हूँ हमेशा, हर राइटर से पूछता हूँ कि ये डायलॉग क्यों बोले, ये शब्द क्यों बोले, क्या ये शब्द इसकी डिक्शनरी का पार्ट है, इसके इसके यूनिवर्स का पार्ट है। मतलब आप एक कैरेक्टर का यूनिवर्स बना जी। कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लास्ट कैरेक्टर जो प्ले किया रजत, तो रजत ये शब्द क्यों बोलेगा, क्या ये शब्द बोल सकता है, क्या इसके यूनिवर्स का पार्ट है, क्या इतनी शुद्ध हिंदी या इतनी शुद्ध इंग्लिश इसके यूनिवर्स का पार्ट है, या ऐसे बैठना इसके यूनिवर्स का पार्ट है। तो हम सबका एक यूनिवर्स बना हुआ है, बिल्कुल। और हम सब एक लूप में, जो मुझे लगता है। तो आपको एक कैरेक्टर का लूप लगाना होता है। ये सारी चीजें मैंने आरजे से सीखी। एंड ऑफ कोर्स एक हार्ड वर्क तो है। जब आप मैं जब आप आरजे करते हैं, या जब आप चीजों को बोलना जानते हैं, तो चीजें थोड़ी आसान हो जाती है, नो डाउट। जैसा कि आपने कहा कि आई थिंक 20 साल की उम्र में आप मुंबई आए थे, और उसके भी पहले आपने आरजे उधर चालू कर दिया था 18 साल की उम्र से, राइट? नेचुरली आई एम नॉट सेइंग, आई कैन नॉट जनरलाइज इट, बट हमारा देश एक ऐसा देश है जहाँ पे टिपिकली अगर मैं बोलूँ तो ऐसा देखा जाता है कि जो वर्किंग कल्चर है लोगों का, वो यूजुअली ऐसे सोचते हैं कि यार अरे कॉलेज पहले थोड़ा टाइम पास कर लूँ, कॉलेज के बाद अरे यार थोड़ा हायर स्टडीज में थोड़ा और टाइम पास निकल जाएगा, उसके बाद जाके 23-24 के बाद वो टिपिकल वर्किंग कल्चर है। आई एम नॉट सेइंग कि हर कोई ऐसा करता है, आपको बहुत सारे ऐसे एक्सेप्शन है, बट आई जेन्युइनली फील कि ये कल्चर जो है वो और होना चाहिए, बट उतना नहीं होता, राइट? इस चीज के पीछे क्या मोटिवेशन था? वाज इट जस्ट योर शेयर डिटर्मिनेशन कि मुझे आगे जाके एक सेल्फ मेड इंसान, एक सेल्फ मेड आर्टिस्ट बनना है, सो जितना जल्दी मैं काम करना चालू करूंगा उतना मेरे लिए बेटर है? बिकॉज यूजुअली वो एज जो होता है ना, वो बहुत ही एक डाइसी एज होता है, या तो आप सही डायरेक्शन पे जाते हो या फिर आप राइट। भटक भी सकते हो, राइट? तो आपने अपने आप को कैसे वो सब जो नेगेटिव आई वुड से अर्जेस थे, वो सब से कैसे दूर रख के अपने आप को फोकस कैसे किया? बिकॉज 25-26 की उम्र में जो फोकस यूजुअली आता है जिंदगी एंड करियर को लेके, 18 में वो नहीं होता। सो आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड आपका साइकोलॉजी क्या था उस टाइम पे। यार आई एम फीलिंग ब्लेस्ड। मैं यही बोलूंगा कि मुझे भी नहीं पता, क्योंकि ये तो आपने आरजेइंग का पार्ट बोला, बट उससे पहले भी मैं नौकरी कर रहा था। उससे पहले मैं न्यूज रीडर था, लोकल न्यूज चैनल पे रिपोर्टिंग करता था। सो सी फादर ने बोल दिया था, मैं 16 का था और मैं मेरा कॉलेज फर्स्ट ईयर था। मेरे पापा ने बोल दिया था कि अगर देखो ये अगर करना है ना लाइफ में जो तुम चाहते हो, वो नहीं पता कि हम कैसे करवा पाए, क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई नहीं, कोई ऐसा आर्टिस्ट नहीं है, कोई सिंगर नहीं है, किसी को बॉम्बे में जानते नहीं है, एक इंसान नहीं है बॉम्बे में मेरी फैमिली का। सो कि हम कैसे करेंगे हमें नहीं पता, तो जो करना है अपने दम पे करो। और ये बात ऐसे ही नॉर्मली थी। मैं पापा के बिजनेस में लगा हुआ था, जो भी वो काम करते हैं, मतलब उनकी रिपोर्ट्स बनाते हैं। मेरे फादर इंश्योरेंस कंपनी में सर्वेयर है, आज भी वो काम करते हैं। तो उनकी रिपोर्ट्स होती थी, वो मैं बनाता था। कुछ टाइपिंग का काम होता था, उनके पास एक छोटा सा टाइपराइटर था, वो मैं टाइपराइटर से कुछ ना कुछ करता रहता था। तो एक दिन ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हुआ काफी बड़ा कि करना क्या है लाइफ में। तो वो चीखना चिल्लाना, वो वैसा कुछ क्रिएट हुआ, वो ऐसी घर पे चीजें, माहौल बन जाता माहौल है। थोड़ा एक ऐसा गहमा गहमी हो गई कि उन्होंने ये बोला कि करना तो घर पे दम पे करो जो करना, पर मुझसे मत मांगो, या मुझसे मत चीजें सोचना एक्सपेक्ट। दैट मोमेंट ऑफ टाइम आई रियलाइज कि यार मैं मुझे ना मेरा कुछ मतलब मेरा वहां पर कुछ दिमाग नहीं गया। मुझे ऐसा लगा कि अगर जो करना है तो अपने दम पे। सो सबसे पहले
उसी चीज में एक ब्लेस मैं अपने आप को इसलिए कहता हूँ कि वही उसी मोमेंट में मुझे अखलाक से मिले, जिनकी मैं बात कर रहा It's all timing universe का. हूँ। तो मुझे वो मिले और उन्होंने मुझे ये मैं मतलब ये भी बड़ी कमाल की स्टोरी है और बहुत ही डिफरेंट स्टोरी है कि वो आरजे हुआ करते थे आगरा Oh, 92.7 के, तो yeah. बहुत फेमस आरजे थे, उनका शो आता था नाइट बेड, वो मैं सुनता था। मैं अपना ऐसे रेडियो लगा के अपने फोन में छोटा सा फोन था वो सुनता था और वो गाने आते थे और बोले मैं हूँ अवतार सही। तो अब वो हुआ क्या कि मेरे फादर ने कुछ नई चीज की एजेंसी ली वहां पर, रियल एस्टेट का कुछ काम था। तो मैं वहां पे चला गया पापा के साथ। वहां पे एक आवाज आती है मुझे और वो बोलते हैं कि यार मैं हूँ अखलाक हुसैन। अखलाक सर, ये अखलाक। तो मैं गया अखलाक अखलाक, तो एज में मुझसे काफी बड़े थे वो, सेम अभी भी बड़े हैं। सो आप जब किसी से कनेक्ट करते हो तो फिर आपको ये नहीं पता होता कि आप कैसे बात, तो अखलाक, तो मुझे लगता था कि अखलाक वो उसी एज की, मेरी एज की कनेक्शन वैसे था। तो बड़े मैं उनके पास गया, मैंने उनको बोला कि सर ऑटोग्राफ मुझे ऐसे, और बहुत भीड़ लगी हुई थी आसपास, सब उनसे ऑटोग्राफ मांगते थे। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुझे बोला कि तुम ऑटोग्राफ लेने की नहीं देने की। और जिस स्टाइल से उन्होंने बोला मुझे वो नजाकत था कुछ. मुझे आज भी याद है वो। और आई थिंक उसी लाइन ने कुछ किया लाइफ में। फिर वो अपना शांत उन्होंने नहीं किया मुझे और बड़ी रूहानी किस्म के इंसान है वो, मतलब उनके उनको उनके बारे में अगर इंट्रोडक्शन में देना चाहूंगा तो मैं यही बोलूंगा कि यार उन पर कुछ है, मतलब उनके पास कुछ, उन्होंने जिस जिस भी इंसान, वो ऐसा कहते हैं कि मैंने सिर्फ एक ही इंसान को सिखाया है, दैट इज यू हितेश। कोई उनका ऐसा कुछ नहीं। तो उन्होंने मुझे ये बात बोली कि ठीक है चलो। अब बैठे हुए थे वो आराम से, उन्होंने मुझे ऐसे बुलाया, जरा गया मैं, तो कहते हैं क्या करते हो? मैंने कहा, सर मैं कॉलेज में हूँ अभी, कॉलेज फर्स्ट ईयर में हूँ। अच्छा ठीक है ओके, कोई बात नहीं, कल मेरे ऑफिस आ जाओ। मैंने कहा बिग एफएम? तो कहते हैं हाँ आ जाओ। तो मैं गया उनसे मिलने के लिए। उन्होंने एक न्यूज़पेपर ऐसे फेंका मेरे से। बहुत ही एक होता है ना कि आर्टिस्ट जो होता है ना वो पहचान रहा होता है किसी दूसरे आर्टिस्ट को, शायद वो सोल। पहले एक ऐसे इंसान मुझे मेरी लाइफ में मिले जिन्होंने, क्योंकि फैमिली में कोई आर्टिस्ट नहीं, उन्होंने पहली बार मेरे अंदर के आर्टिस्ट को पहचाना कि ये आर्टिस्ट सोल है। तो मैं पहुंचा उनके पास एकदम, तो उन्होंने मुझे बोला कि सुनो ये अखबार पढ़ के देखो। तो मैंने पढ़ा, फिर ढंग से पढ़ के देखो, ढंग से पढ़ा तो उनको मेरी हिंदी बहुत साफ है। तो उन्होंने बोला न्यूज रीडर बनोगे? मैंने कहा नहीं सर, एक्टिंग करनी है। ये मेरा पहला स्टेटमेंट है, कॉन्वर्सेशन है उनसे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, लेकिन अभी क्या करते हो? अभी कहाँ करते हो एक्टिंग? अभी तो कहीं नहीं करूंगा, जहां भी मौका मिलेगा तब करूंगा, अभी ये करो। तो उन्होंने जैसे वो मुझे बोला ठीक है सर, मैं एकदम ऐसा हुआ कि नहीं यार मैं एक्चुअली, पापा ने बोला कि खुद के दम पे कुछ करना है तो यहीं से शुरुआत करता हूँ। मुझे 2,000 रुपए मिलते थे, उन्होंने एक न्यूज रीडिंग के लिए मुझे लगाया था, सीटीवी न्यूज आगरा में, वहां पे मैं न्यूज रीडिंग करता था, मुझे 2,000 रुपए मिलते थे महीने का। तो और वो पूरा पैसा खर्च हो जाता था मेरे ट्रैवल में, मथुरा से आगरा ट्रैवल में। बट समहाउ मेरे फादर ने, मेरे पेरेंट्स ने, मम्मी ने encourage किया मुझे इस चीज के लिए, मैनेज मतलब ये किया कि हाँ ठीक है तुम करना है करो, जो करना है करो, देखेंगे। उन्होंने आपका कोशिश देखी कि यार ये कुछ करके लाया है आसपास, तुमने करने दिया। अब उससे ये हुआ कि वो एक पहली बार मैंने खुद को एक टेलीविजन स्क्रीन पे देखा और न्यूज रीडिंग करते हुए। न्यूज रीडर जैसे न्यूज रीडिंग करते हैं वैसा मैं, और बड़ा यंग एक लड़का न्यूज रीडिंग कर रहा है, बाल बाल एकदम से पीछे, और न्यूज पढ़ के सुना रहा है। डर भी लग रहा था कि क्या कर रहा हूँ, लाइव न्यूज जाती थी लोकल में चैनल में। बट वहां से मेरा वो डर खत्म हो गया, मतलब मैंने कंटिन्यूस वहां से वो न्यूज रीडिंग की। फिर सर को अखलाक सर को लगता रहा कि ये कर सकता है। उन्होंने पहली गजल, मुझे आज भी याद है, हम बैठे हुए थे उनके घर पे, मैं उनके साथ 1 साल रहा हूँ, उनकी पूरी फैमिली के साथ, मतलब मैं उस घर में रहा हूँ, उनके साथ रहा हूँ। और जो मेरी जो उर्दू जबान है, जो मुझे जितना कुछ सीखने को मिला है उर्दू में, मुझे जितना कुछ समझने को मिला है, वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की वजह से है। क्योंकि मेरी मदर संस्कृत से डबल एम है, तो घर का माहौल बड़ा ही संस्कृत वाला है, कि जहाँ चैंटिंग होती है, मंत्र पढ़ते हैं। मेरी स्कूलिंग भी एक वैसे ही संस्कृत मीडियम से हुई, जहाँ पर चैंटिंग सब कुछ होता था, लेकिन उर्दू मेरी अच्छी यहाँ से, कि मैं उनके साथ रहा। और पहली गजल उन्होंने मुझे जो सुनाई वो थी रंजीशी सही दिली दुखानी के लिए, और उसका मीनिंग, खुद भी बहुत अच्छा गाते हैं वो, आगरा का रहने से, तो उसका मीनिंग उन्होंने मुझे समझाया। तो ये क्या सुन लिया मैंने आज, पहली बार लाइफ में मैंने गजल सुनी।
और मुझे जेन्युइनली उस मोमेंट पे ये फील हुआ कि यार ये क्या, अभी तक तो मैं सिर्फ आशिकी के गाने सुन रहा था या कुछ कुछ होता है के गाने सुन रहा था। जगजीत सिंह साहब से या मेहदी हसन, मतलब उन्होंने डायरेक्टली मेहदी हसन साहब से मुझे इंट्रोड्यूस कराया। फिर सेकंड जो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया वो गुलाम अली साहब से कराया कि वो जो एक गजल है उनकी, हंगामा क्यों है बरपा, तो सुनिए गजल। तो वो बेसिकली ऐसे रात में आते थे, अपना काम वाम खत्म करके बहुत लेट तक वो जाती थी, वो पूरा उस पर लगे रहते थे वॉइस ओवर से रिलेटेड। एक ऐसा इंसान, उस टाइम पे 40s में थे जब मैं उनसे मिला था, और वो एक ऐसा इंसान जो जो पागल था अपने काम के लिए। उनको देखता था तो लगता था कि यार ये क्या है, कौन इंसान, ये क्या कर क्या रहे हैं। वो आते थे, लग जाते थे, उनको एक छोटा सा वॉइस ओवर में कुछ करना होता था तो वो सुनते थे। तो बहरहाल उन्होंने मुझे वो गजल सुनाई हंगामा में अगर, और उसका मीनिंग समझाया। तो एक एक लाइन का उन्होंने मुझे मीनिंग समझाया, और उसके बाद मुझे लगता है कि शायद फिर उन्हें ज्यादा कुछ ऐसे समझाने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर वो मुझे आर्टिस्टिकली कम समझाते थे और लाइफ के बारे में ज्यादा चीजें बताते थे, लाइफ एक्सपीरियंस ये क्या है। और जो मैंने बात यहाँ से सुनी कि सब चीजें इंटरकनेक्टेड होती है, कि अगर आप जूते के फीते अगर आप सीधी तरह से बांधना आपको आता है, या आपको सही से चादर बिछाना आता है, या आपके बाल खुलेट, या आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, जो आजकल हम भूलते जा रहे हैं। हमें लगता है कि हम सिर्फ पढ़ाई में अच्छे होने चाहिए, या हमें लगता है कि हम जिंदगी के सिर्फ, हमें अगर किसी से बात करनी है, फॉर एग्जाम्पल मैं आर्टिस्ट, तो मेरी आर्ट अगर बहुत अच्छी है लेकिन मुझे किसी से बात करना नहीं है, मेरे अंदर उतनी तहजीब नहीं है, या मेरे अंदर उतना मैं बोलूंगा कि उतने मैनरिज्म मेरे उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो मेरी आर्ट पे भी दिखने वाला है आने वाले 10 साल ऑफ कोर्स। तो उन्होंने ये बात मुझे सिखाई कि सब चीजें कनेक्टेड, आप किससे कैसे बात करते हो, आप किसी के साथ कैसे रहते हो, आप कितना अच्छा स्मेल करते हो, सब चीजें कनेक्टेड है आपके लाइफ से। तो काम जिंदगी का एक छोटा हिस्सा है, अगर आपको काम अच्छा करना है तो पूरी जिंदगी अच्छी करनी है। वाओ, आई मीन द लाइफ लेसन्स जो है, आई मीन बहुत तरीके के मिलते हैं, लेकिन जिस डायरेक्शन में कॉन्वर्सेशन चालू हुआ है, जहाँ पे ये वाला पोर्शन खत्म हुआ है, आई एम रियली काइंड ऑफ टेकन इन अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। मुझे जानना है कि ये जो आर्टिस्टिक जोन उन्होंने आपका टैप किया, इसी की वजह से यू नो यू स्टार्टेड फॉलोइंग इन लव विद पोएट्री, शेर व शायरी वगैरह, वहां से चालू हुआ आपका वहां पे कि हाँ कहाँ वो से तो चालू चाहिए, हुआ? और थोड़ा बहुत दिल टूटे जब जिंदगी में वो तो ओरिजिनल सोर्स होता है तो फिर शब्द थे, जी। फिर कुछ आपके पास ऐसी चीजें थी कि आप लिख सकते थे, फिर आपको, क्योंकि दोस्त नहीं थे लाइफ में, और आज भी बहुत कम दोस्त हैं। तो जब आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे पास मैं बात किससे करूँ, तो आप अपनी कलम उठाते हो, अपने कागज उठाते हो, आप लिखना शुरू कर देते हो। तो वो दोस्ती थी, और शब्द मिल चुके थे, एहसास, गजलें सुन चुका था मैं, रंजिशी सही दिली दुखाने के लिए, फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए, तो एक एक वो उन्स क्रिएट हो चुका था दिल के अंदर। तो फिर पोइट्री लिखना शुरू कर दिया। फिर मैं कहीं बैठा हूँ, बस में जा रहा हूँ, कोई दिखा, तो मुझे आज भी याद है कि एक पोइट्री मैंने लिखी थी। मैं जब जाता था बस में ट्रेवल करता था, तो वहां पे एक लड़की होती थी बस में, जो अमूमन मुझे दिख जाया करती थी, लेकिन हमारी कभी बात नहीं हुई। तो जस्ट द टाइमिंग, बस का टाइमिंग शायद सेम था। हाँ, वो टाइमिंग टाइमिंग सेम था, और हाँ, वो अमूमन उस बस, या तो वो Yeah. किसी कॉलेज में थी उस टाइम पे, मुझे दिख जाती थी, और मैं मतलब ऐसा कुछ कभी कभी हाय हेलो भी नहीं हुआ, लेकिन हाँ इतना पता था कि कुछ है, मतलब देयर समथिंग, कुछ स्पार्क था। कुछ, हाँ कुछ स्पार्क था उस बीच में। तो मैंने उसको दिमाग में रखी पोएट्री लिखी थी कि वो रोज शाम की तरह आकर झिलमिलाती रही, वो रोज शाम की तरह आकर झिलमिलाती रही, और मैं चाहती सुबह में उसे देख लिया करता था। ना वो मुझसे कुछ कह पाई, ना मैं उससे, बस एक दूसरे को छू कर निकल जाते थे। शायद उस वक्त की तलाश में, जब सुबह उठना भूल जाए, जब शाम बीमार पड़ जाए, तब उस भागती रोशनी में जहां हम बस एक दूसरे को छू कर निकल जाते थे, वहीं बैठ के एक चाय का प्याला पिए, और जो लम्हे बीत गए बेवजह, उन्हें साथ मिलकर रोज शाम की तरह कर मिला। जितने भी आशिक लोग हो, ये सब नोट करो लाइन फटाफट, क्या कर रहे हो, ये सब लाइन यूज करोगे
कॉपी तो कर लोगे, लेकिन जिस अदा के साथ भाई ने बोला है वो अदा भी लाना पड़ेगा, तब जाके शायद वो आपको आगे जाके कभी मौका मिला ये कविता उनको सुनाने का? वो ही नहीं मिली। अरे यार वो देख लेगी ये पॉडकास्ट होपफुली शायद, पता तो नहीं पता नहीं वो देखेगी, अरे यार इसको कहाँ, इसको सीरियल में देखा है, यहाँ पे देखा है, मेरे साथ वो बस में भी मैंने उनको देखा, यू नेवर नो, हो सकता है। मुझे एक चीज जानना है कि कितने साल हो गए आपको, लाइक यू नो हाउ मेनी इयर्स हैज इट बीन दैट यू आर मैरिड? 6 years। ऐसा कहा जाता है, मैं पर्सनली भी मानता हूँ कि क्रिएटिव स्पेस में जब आप रहते हो ना, तो एंड स्पेशली द काइंड ऑफ हेक्टिक वर्क आवर्स जो होता है, 18 19 20 घंटे, बिकॉज टेलीकास्ट का ही वो रिक्वायरमेंट है, तो करना पड़ता है, राइट? तो अगर आपके पास एक सपोर्टिव पार्टनर हो जो आपके लाइफस्टाइल को, आपके स्केड्यूल को समझता है या फिर समझती है, योर काम जो है वो ज्यादा बेटर हो जाता है, बिकॉज आप सेट पे रिलैक्स्ड माहौल लेके जाते हो, यू डोंट कैरी द टेंशन ऑफ योर होम आउटसाइड, राइट? अपने खुद के काम जिस तरीके से वो बेहतर होते जा रहा है, आगे जाके टच माशाल्लाह और बेटर होगा, अपने परिवार को, अपने वाइफ को, हाउ मच वुड यू वांट टू क्रेडिट देम फॉर, एंड कितना उन्होंने समझा है आपके लाइफ को, आपके स्केड्यूल को, बिकॉज इट्स नॉट इजी टू डील विद एन आर्टिस्ट, बिकॉज डिफरेंट इमोशंस, डिफरेंट टाइमलाइंस, बहुत मेहनत का काम होता है। आप जिंदगी में जो भी कुछ बनते हैं ना, वो मुझे ऐसा लगता है, ये महसूस करने के बाद ये बात बोल सकता हूँ, वो आप अपनी फैमिली की वजह से ही बनते हैं। ये मुझे ऐसा लगता है। अगर आपकी फैमिली ठीक है, आपकी सराउंडिंग ठीक है, आपके दोस्त ठीक है, तो तभी शायद आप जिंदगी में कुछ क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि क्रिएट करने के लिए ना आपको बहुत स्पेस चाहिए। आपका दिमाग जो है वो शायद उलझनों से जूझता हुआ दिमाग कभी कुछ क्रिएट नहीं कर पाता, बिल्कुल। है ना? वो सिर्फ परेशानियां पैदा कर सकता है, या वो आपको और परेशान कर सकता है। सो लाइफ में अगर आपको आपको ऐसा लगता है कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ हासिल कर सकता हूँ या करना चाहिए मुझे, तो सबसे पहले आपको अपनी फैमिली को ठीक करना होगा। अगर आपने अपनी फैमिली ठीक कर दी, यकीन मानिए कि आप शायद आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और जिंदगी के किसी भी पड़ाव पे, और आप सक्सेसफुल जितने भी लोग हैं आप उनको देखो, वो वैसा ही है। अगर आपकी फैमिली अगर ठीक नहीं है, आपकी पर्सनल लाइफ अगर ठीक नहीं है, आप वहां परेशान है, तो शायद आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ कभी अच्छी नहीं कर सकते। और अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ ठीक नहीं और आपने अपनी पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब किया, तो सब खराब हो जाता है। तो आप अगर सुबह काम पे निकले हैं, आप कई बार ऐसे दिन होते हैं कि मैं आता हूँ लौट कर, स्मृति को बोलता हूँ कि यार मेरा मेरा एक सीन अच्छा नहीं हुआ, मैंने ये सही नहीं किया, मुझे बहुत खराब लगा, मुझे और मेहनत करनी चाहिए, या आज मेरी उससे ये कहासुनी होगी, या मैं होती है आपकी लड़ाइयाँ भी होती है, आप अच्छा भी फील करते हो कि मेरी आज उससे ऐसे बात हो गई, उसने मुझसे ऐसे बोल दिया, या मेरा काम अच्छा नहीं हुआ, उसने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। मुझे आज भी याद है, चंडीगढ़ मुझे जाना था, मेरे पास कॉल आया और मुझे बोला कि आप बैक पैक करो और आप निकलो। मुझे उडारिया ने मेरी लाइफ में जितना कुछ सिखाया है, या रवि भाई और सरगुन जी की तरफ से जो कुछ भी मुझे मिला है एक शो के जरिए, मुझे नहीं लगता कि शायद मुझे कभी वैसा कुछ मिल पाए। उन्होंने जितने प्यार से, जितना अच्छा मैं बोल सकता हूँ उनके बारे में, मुझे बस ऐसा लगता है कि यार एक शो था जो मेरे पास आया और मुझे ऐसा लगा कि यार ये शो मुझे करना चाहिए, लेकिन हिम्मत नहीं मिली थी क्योंकि चंडीगढ़ जाना। वहां से मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी बने, शमन शमन टीम, दोनों मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। सो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ये बात कैसे बोलूंगा सुनीति को, कि मैं चंडीगढ़ शिफ्ट हो रहा हूँ, और वो उस टाइम पे जॉब कर रही थी, वो प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर थी पर्ल अकेडमी। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि मैं क्या बोलूँ उसको कि मैं जाना चाहता हूँ। मैंने उसको बोला कि मैंने ऑडिशन दिया है एंड दे रियली वांट कि मैं ऐसे वहां पर जाऊं और मैं ये शो करूं, बट मैं नहीं कर सकता, मैं अकेला नहीं रह सकता, और मैं नहीं पर मुझे मैं परेशान हो जाऊंगा ऐसा कुछ। तो उसने मुझे ये बात बोली, यू शुड गो, ये तुम्हारे करियर के लिए, ये मैं बहुत ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ कि मेरा और श्रुति का ये कॉन्वर्सेशन है जिसमें उसने मुझे ये बोला कि यू शुड गो, ये तुम्हारे करियर के लिए एक बेंचमार्क होगा, ये एक माइलस्टोन होगा, और तुम्हें जाना चाहिए वहां पे, एंड ये शो बहुत अच्छा है, तुम्हें ये शो करना चाहिए, बिल्कुल कुछ मत सोचो। मैं वीकेंड पे आ जाया करूंगी, मेरा ऑफिस रहता है, सैटरडे संडे मेरी छुट्टी रहती है, और वैसे ही हुआ, उसकी फ्लाइट बुक रहती थी और वो सैटरडे संडे आती थी, मैं आ जाऊंगी वीकेंड पे, हम मिल लेंगे, डोंट वरी। उसने मुझे मोटिवेट किया टू गो देयर।
सो मुझे आज भी लगता है कि उडारियां के बाद मेरा फेट एकदम से बदला और मेरी लाइफ एकदम जिस तरह से चेंज होनी चाहिए थी वो वैसे हुई। लोगों ने अप्रिशिएट करना शुरू किया, मेरे काम को रिकग्नाइज करना शुरू किया। और उडारियां की वजह से मुझे नया शो मिला, नेक्स्ट शो मिला, उसके बाद मुझे कुंभ मिला। तो सब कुछ मतलब एक चीज कनेक्टेड है। तो वो आप उसके लिए मैं ये बोलूंगा कि बिकॉज ऑफ माय फैमिली, माय वाइफ। क्या बात है, हाउ स्वीट, यू नो, बिकॉज यू नो वी ऑलवेज, हम लोग यूजुअली कैमरे के सामने जो सक्सेस होता है वो हम लोग देखते हैं, लेकिन उसके पीछे जो एक आदमी हाँ रहता है यार, फैमिली बहुत का, वो हम लोग कभी कभी शायद नजरअंदाज कर जाते हैं। तो इट्स वेरी स्वीट ऑफ यू दैट जिस तरीके से आपने ये चीज रखा रखा है, आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल विल आल्सो रियलाइज, शायद उनको पता है कि देयर फैमिली आल्सो हैज अ ह्यूज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स देयर सक्सेस, बट शायद रियलाइज उतना डेली बेसिस पे नहीं करते। आई होप ये चीज के बाद आप लोग वो चीज भी रियलाइज करो। भाई, आपका एक स्टेटमेंट मैंने पकड़ा कुछ दिन नहीं, कुछ टाइम पकड़ा पहले है। आपने बोला है कि अ, मेरे उस टाइम पे दोस्त नहीं थे, अभी भी ज्यादा दोस्त नहीं है। मुझे ये चीज जानना है कि क्योंकि ओवरऑल आई बिलीव अगर आप एक आर्टिस्ट हो, आप यू नो यू राइट सो वेल, आप क्रिएटिव हो, क्रिएटिव लोग यूजुअली अपने स्पेस पे रहना पसंद करते हैं, लेकिन जब उनको हंसी मजाक करना होता है दे वांट टू डू दैट, राइट? आपके उस टाइम पे दोस्त क्यों नहीं थे? And अगर अभी कुछ भी दोस्त ऐसे थे, कभी कभी क्या होता है कि अ, एक सर्टेन लेवल ऑफ सक्सेस के बाद शायद अ, जो सक्सेस या फेम जिसको मिला है वो शायद ना बदले, लेकिन आसपास के लोगों को लगता है कि यार ये तो यार स्टार बन गया है, हीरो बन गया है, ये तो बदल गया होगा। कभी कभी उस प्री कंसीव नोशन की वजह से कभी कभी दोस्ती वगैरह टूट जाता है। कभी आपने स्टारडम के बाद या पॉपुलैरिटी के बाद ऐसा दोस्ती यारी टूटना फेस किया है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यार। मेरे जितने दोस्त थे वो वो आज भी मेरे दोस्त हैं। और सबको पता है कि ये 10 बजे के बाद किसी पार्टी में नहीं आएगा, या अगर आएगा तो 12 बजे निकल जाएगा। ये सबको पता है ये बात। तो और मुझे अच्छा है कि उनको ये बात पता है, क्योंकि शायद मैं करियर के उस दौर में था जहां पर मेरे पास कुछ नहीं था, तब भी मैं ऐसा था और आज भी मैं वैसे ही हूँ। अकेलापन ना बड़ा एक अकेलेपन में बड़ी कमाल की चीज होती है कि वो आपको खुद से मिल जाता है। आप जितना भीड़ में रहोगे, आप जितने लोगों के आसपास रहोगे, क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मेरे अराउंड बहुत सारे लोग होते हैं, मैं लोगों से मिलता हूँ, बात करता हूँ, सबसे अच्छे से मिलता हूँ, लेकिन वो जो एक गहरा अकेलापन है वो आपको बहुत कुछ देकर जाता है एज एन आर्टिस्ट। और होना भी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो आर्टिस्ट है वो अंदर से बड़ा अकेला ही होता है। उसके पास बहुत कम एक्सप्रेसिव होता है। कई बार मैं अपनी बातों को भी ढंग से नहीं कह पाता। मतलब किसी से अगर ये बात बोल रही होगी कि मुझे ये पसंद नहीं है या मुझे ये नहीं करना, तो मैं या तो बहुत सच बोल दूंगा या मैं नहीं बोल पाऊंगा। तो वो अकेलापन होना बड़ा जरूरी है, और दोस्तों का चुनना बहुत जरूरी है। जो भी आपके दोस्त बहुत हैं इंपॉर्टेंट चीज। लाइफ में, अगर आप कुछ करना है या नहीं करना, देखिए वो तो एक लालच वाली बात होगी कि मुझे जिंदगी में कुछ अचीव करना है, जिंदगी में कुछ करना है, तो मेरे दोस्त हैं। आपको जिंदगी में अगर जिंदगी जी कर जाना है तो आपके दोस्तों को चुनना बहुत इम्पोर्टेंट है कि यार ये इंसान, और ये आप मेरा लालच कह लो या ये जिंदगी ने मुझे दिया है वैसा कुछ आप समझ लो कि मेरे आज जितने भी दोस्त हैं वो मुझसे ज्यादा टैलेंटेड है। मेरा एक भी दोस्त ऐसा नहीं है जिसको मैं ये कहता हूँ कि ये मेरा जिगरी दोस्त है, या जिसके साथ मुझे रहना पसंद है, जिसको मैं रात को 2 बजे 3 बजे कॉल कर सकता हूँ, कभी बुला सकता हूँ। वो सब मुझसे ज्यादा टैलेंटेड किसी ना किसी वे में। अगर वो आर्टिस्ट नहीं है, किसी कोई जॉब अगर वो कर रहे हैं तो वो वहां पर बहुत इंटेलिजेंट है। किसी की अप्रोच बहुत अच्छी है, किसी ने बहुत अच्छा रीड किया हुआ है। तो दोस्त हमेशा अच्छे चुन के बनाने चाहिए, क्योंकि लाइफ में वो बहुत काम आते हैं। जब आप परेशान होते हैं, जब आप अकेले बैठे होते हैं, जब आपको कुछ समझ में नहीं आता, तो वो आके कई बार आपको कुछ ऐसा बोल जाते हैं और रियल समझा जाते हैं आपको कि यार देख ऐसा है भाई, देख ले, तो ये समझ में नहीं आता। और दोस्ती, दिस इज व्हाट आई फील विद इन दोस्ती, एक ऐसा रिलेशन है ना जो जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। मतलब बहुत सारी बातें होती हैं जो शायद मैं किसी व्यक्ति के साथ शेयर नहीं कर पाता, किसी और के साथ नहीं कर पाता, लेकिन मैं अपने दोस्त के साथ कर सकता हूँ, उसको बता सकता हूँ, उससे शेयर कर सकता हूँ। सो जहां पर शायद अप्रोच बदल जाता है। सो दोस्त बड़े ही सोच समझ के बनाइए, आप जितने भी बना रहे हैं या आपको लगता है कि दोस्त ऐसे होने चाहिए। मुझे एक चीज बताओ भाई कि ऐसा कहा जाता है कि सक्सेस जो है बहुत ही कमाल का मोटिवेटर है, लेकिन बेहतर आपको सिखाता है जिंदगी में फेलियर।
बरोबर. आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि फेलियर से या तो इंसान क्रम्बल कर सकता है, टूट सकता है, या फिर उस चीज में रह के उस चीज का सामना करके आगे बढ़ सकता है, राइट? बट जितना मैंने आसानी से अभी कहा, जिसके साथ होता है वो इतने आसानी से वो चीज फेस नहीं कर सकता, राइट? अपने जिंदगी में अपने फेलियर से जब उभर के आप आगे धीरे धीरे आ रहे हो, बिकॉज हर एक के जिंदगी में फेलियर होता है, राइट? अपने मेंटल स्ट्रेंथ को कितना आई वुड से क्रेडिट देना चाहोगे, और वो मेंटल स्ट्रेंथ के पीछे रीजन क्या रहा है? सी मैं ऐसे शुरू करूंगा ये कि 2016 मेरे पास मेरा एक पहला रियलिटी शो था, जी जिंदगी का मैंने शो किया था, अगर तुम चाहो, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत शो। उस शो को करने के बाद मुझे, मतलब मेरी परफॉर्मेंस देखने के बाद या मुझे खुद ये रियलाइज हुआ कि मुझे अब काम बहुत जल्दी मिल जाएगा। लेकिन उस शो के बाद मैंने 2 साल कुछ काम नहीं किया। वो 2 साल मेरी जिंदगी के बड़े ही टफ, ऐसा रहा मेरा टाइम पीरियड कि मैं ये सोचता था कि यार मुझे काम क्यों नहीं आ रहा है, या मैं जिस तरह का काम करना चाहता हूँ मुझे लोग सेलेक्ट क्यों नहीं करते हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, नहीं समझ में आया। लेकिन उस 2 साल में मैंने अपने आप, और मैं परेशान होता था, ऐसा नहीं है कि मैं झुंझलाता था, परेशान होता था। वो झुंझलाहट को कई बार जिंदगी में देखा भी है लाइफ में, बट मुझे एक चीज लगती थी कि यार मैं आर्टिस्ट हूँ, जो मुझे आज भी लगती है। तो मैं क्यों डर रहा हूँ या क्यों परेशान हो रहा हूँ, या मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं, कई बार डाउट होता है, सेल्फ डाउट हो जाता है। आपको कई बार ऐसा लगने लगता है कि यार आप क्या, आप वाकई आर्टिस्ट हो, क्या वाकई एक्टर हो, आप क्यों लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, क्यों आपको काम नहीं मिल रहा है। बट उस मोमेंट में लगता है कि नहीं यार, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। मैं सुबह उठता था, जिम जाता था, रनिंग करने जाता था, किताबें पढ़ता था, सिनेमा देखता था, घर पे मस्त कुछ लिखता था, अगर कुछ मन करता था तो कुछ, कोई कविताएं लिखी। मेरी सारी कविताएं मोस्टली जो मैंने लिखा है अपनी लाइफ में, वो सब उसी टाइम पीरियड में लिखा हुआ है। आज इतना वक्त नहीं मिल पाता, आप 16-17 घंटे काम करने के बाद अपनी पोइट्री नहीं लिख सकते। और 2 साल में मैंने जितनी पोइट्री लिखी, वो सब उसी ने मुझे जिंदगी में बहुत मदद की, समझने में। तो कई बार ऐसे लाड होती है, लेकिन ये लगता है कि यार आर्ट, ये मीडियम मेरा खुद का चुना हुआ है, मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया। मेरे पापा ने ये बोला था कि तुम खुद अपना रास्ता बनाओ। तो रास्ता बनाने में टाइम लगता है, वक्त लगता है। आप धीरे धीरे उस काम को करना शुरू करते हो। आज आप यहाँ बैठे हो, आप दूसरी सिटी से आके, कोलकाता से आके आप यहाँ ही काम कर रहे हो, वो वक्त लगा, लेकिन लोग मिलते गए, कारवां बढ़ता गया। तो वैसा ही है कि जिंदगी आपको इतनी आसानी से कुछ नहीं देगी, या आप एक्सपेक्ट मत करो, आप कोशिश करते हो। और जब जिंदगी में इतने, मुझे ऐसा लगता है कि वो 2 साल में मुझे कुछ अच्छा काम मिल जाता तो हो सकता है कि ये वैसा नहीं होता, या आज जो मैं बुम में परफॉर्म कर पाया हूँ, मैं वैसे नहीं कर पाता। वो जो स्ट्रगल का पीरियड था, वो जो टाइम था जहां पर मैं, मुझे लगता था कि मुझे एक मौका मिल जाए, मैं कुछ कर साबित कर सकता हूँ। मुझे आज भी लगता है कि वो मौका या वो चीज शायद और चाहिए, और भूख है, और ऐसा लगता है कि नहीं मैं और अच्छा कर सकता हूँ लाइफ में। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो मैंने जस्ट अभी क्रिएट किया है, ये तो शुरू हुई है काम। तो आप हार नहीं सकते। आपकी आर्ट फॉर्म, जो आपके अंदर का जो आर्टिस्ट है, अगर आप वाकई ट्रू आर्टिस्ट हैं तो आप हार नहीं सकते। और जब भी आप हारना शुरू करोगे ना, आप जाके पढ़ो गालिब, आप काफ्का को पढ़ो, आप जाके इन लोगों की लाइफ स्टोरी को समझो कि ये, इन्होंने सिर्फ काम किया, इन्होंने, और ट्रू आर्टिस्ट वही है। मैं आज भी ये बात श्रुति को बोलता हूँ कभी, क्योंकि वो बहुत अच्छा लिखती है, पेंट करती है, और कई बार वो बोलती है जैसे मजाक मजाक में कि यार तो मैंने लिखा है, क्या लगता है ये, क्या कैसे डालना चाहिए सोशल मीडिया पे, नहीं डालना चाहिए, समथिंग। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि यार फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। आपने कुछ लिख दिया, आपने कुछ बना दिया, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप, ये आपके लिए, आपका काम, आपकी पोइट्री, आपकी पेंटिंग ट्रू आर्टिस्ट फॉर्म करो। फिर मुझे ये लगता था कि यार मैं शहर में आया था 40,000 रुपये लेके, आज बैंक अकाउंट में उससे तो थोड़े ज्यादा ही पैसे हैं, टच वुड। तो हारने के लिए कुछ नहीं। जिस दिन वो 40 रह जाएंगे, उस दिन मैं, मुझे थोड़ा डर लगेगा शायद, लेकिन अभी तक तो हारने के लिए कभी ऐसा। ना हो वो हाँ, चीज. That's नहीं what. यार देखिए, जिंदगी में किसी भी चीज से ना घबराना नहीं। मेरी एक पोइट्री है जिसको उसी वक्त में लिखा था जिस समय वाकई मैं, कई बार Financial मेरी आंखों struggles. में आंसू आ जाते थे, या मैं परेशान होता था कि यार आप आप पैसे खर्च करते वक्त इतना कैसे सोच सकते हो। तो उस वक्त मैंने लिखा था यार कि अ, ये मत सोच के राह के जख्म कितने गहरे, ये मत सोच के राह के जख्म कितने गहरे हैं, बस ये सोच कि मंजिल का सुकून कितना बड़ा होगा। कोई कैसे देखेगा मौत का हुस्न,
देखेगा वो जो जिंदगी से लड़ा होगा, ये मत सोच के राह की जख्म दिखेगा। सो आगे भी है कि लिखा था, ये मत सोच के कितने दरख्त खड़े हैं तेरी छाँव में, बस ये सोच के हर छाँव के लिए दरख्त तुझे खड़ा करना होगा। कोई कैसे कहेगा पसीने को रस, कहेगा वो जो धूप से लड़ा होगा। ये मत सोच के राह के जख्म कितने गहरे हैं, ये मत सोच कि कितने कदम चलते हैं तेरे साथ में, बस ये सोच के हर कदम के साथ आगे तुझे चलना होगा। कोई कैसे देखेगा खुदा को सामने, देखेगा वो जिसने खुद को देखा हो। ये मत सोच के राह के जख्म कितने। क्या होता है अक्सर कि मेरे पॉडकास्ट में यूजुअली मेरे गेस्ट जो है वो बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ, बट यहाँ पे आई एम सो कंफर्टेबल कि भाई तुम ही बोलो, बिकॉज मेरे को सुनने में इतना मजा आ रहा है ना, बिकॉज इट फील्स लाइक अ डिफरेंट आर्ट फॉर्म ऑल टुगेदर। इट फील्स लाइक वो हनी होता है ना, हनी डायरेक्टली ट्रांसफॉर्मिंग एंड ट्रांसलेटिंग थ्रू वर्ड्स। दैट इज एग्जैक्टली नहीं, बिकॉज मेरे लिए जो चीज, मैं हमेशा उस चीज का जो मुझसे पर्सनली नहीं होता, बिकॉज आई एम ऑल्सो इंक्लाइन टूवर्ड्स मे बी वॉइस मॉड्यूलेशन, थिएटर, बट पोइट्री इज समथिंग जो मुझे पता है कि नेचुरली मैं उसमें बहुत ही एकदम बेहतरीन नहीं हूँ। तो जो मेरे सामने इंसान बैठा है, आप हो या कोई भी हो, जो बहुत बेहतरीन है उस चीज में, मैं ऑटोमेटिकली उस इंसान का उस आर्ट फॉर्म के लिए और ज्यादा इज्जत करने लगता हूँ। दैट इज अ नॉर्मल थिंग ऑल टुगेदर। बढ़िया, आई मीन ब्रिलियंट। यू वांना आगे जाके कोई ऐसे प्लान है कि कोई पोइट्री के जितने भी आपने पोएम्स वगैरह लिखे, इसको आगे जाके एक पोएट बनूं प्रॉपर्ली, लाइक यू आर ऑलरेडी अ पोएट, बट यू वांट टू पब्लिश देम, एक बेस्ट सेलिंग आपके बुक्स निकले जहां पे सिर्फ आपके पोइट्री वगैरह है। डू यू हैव ऑल दिस थिंग्स इन माइंड? यार ये ड्रीम है मेरा। अब मुझे नहीं पता ये कैसे होगा। मैंने सोचा है कि थोड़ी बड़ी फाइल मैं ये करना चाहता हूँ कि मैं अपनी बुक देखना चाहता हूँ कि इसमें मेरी पोइट्रीज है। और हम मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे होगा, मुझे नहीं पता कि कैसे होगा या कितना वक्त लेगी ये चीज, लेकिन मैं कोशिश तो करूंगा। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये काफी सारी पोइट्रीज हैं, और ये तो मैं वो सुनाता हूँ जो जो हैं, जो जो दिमाग में आती है, कभी जहन में आ जाती है। बट कई सारी पोइट्रीज ऐसी हैं जो लिख के रखी हुई हैं और पहुंचनी चाहिए लोगों तक। उनका उनका एक पर्पस नहीं सॉल्व होना चाहिए, ताकि शायद उनको पढ़ के कुछ मोटिवेशन मिले, या उनको ऐसा लगे कि ये एक एहसास है। सी कविता जो है वो, एक पोइट्री जो है वो मुझे इसलिए पसंद है, कहानियों से ज्यादा पसंद है। वो इसलिए है क्योंकि कविताओं में ना एहसास बड़े गहरे से, मतलब आप जैसे आप गुलजार साहब को सुनते होंगे अगर, या अगर आपने जावेद साहब को सुना होगा, या किसी भी पोइट को अगर आप सुनते होंगे, दिनकर साहब को अगर आपने कोई पढ़ा होगा, तो एक एक एफर्ट है कहानी सुनाने में। ऐसा लगता है कि शब्द हैं बहुत सारे, आपको एक कहानी लिखनी है, आप बैठिए आप, लेकिन कविता में आपके पास शब्द कम। आपको उन शब्दों में जितने एहसास उड़ेलने हैं आप उड़ेल सकते हैं, और अब वो फॉर्म बन सकता है। मतलब अब आपके लिए वो एक मतलब आपने चार शब्दों में या चार पंक्तियों में आपने पूरी दुनिया भर किसी को लिखा। जैसे गुलजार साहब की बड़ी खूबसूरत सी पोएट्री है कि मैं रोजगार के सिलसिले में कभी कभी उसके शहर जाता हूँ तो गुजरता हूँ उस गली से। अब आप इमेजिन कीजिएगा, मतलब एक इंसान क्या आपको दिखा देता है कि मैं रोजगार के सिलसिले में कभी कभी उसके शहर जाता हूँ तो गुजरता हूँ उस गली से, वो नीम तारीख सी गली और उसी के नुक्कड़ पे वो ऊंटा सा पुराना खंबा, उसी के नीचे तमाम शब इंतजार करके मैं छोड़ आया था शहर। बहुत ही खस्ता सी रोशनी की छड़ी को लेके वो खंबा अब भी वहीं खड़ा है। फितूर है ये, मगर आज भी उस खंबे के पास जाकर नजर बचा के मोहल्ले वालों की पूछ लेता हूँ मैं, मेरे जाने के बाद वो आई थी, वो आई थी। तो आप किताब पढ़ सकते हो इस कविता में, कि एक इंसान है जो इंतजार कर रहा है, जो प्यार मोहब्बत की बातें छोड़ के आ चुका है, किसी को गया है वापस। मैं शहर जाता हूँ जब कभी उतरा अपने, तो मैं अपने स्कूल से होकर जरूर उतरता हूँ। ये जरूरी है मेरे लिए। मैं उस रास्ते पे जरूर जाता हूँ जहाँ से मुझे मेरा स्कूल, और मैं स्कूल के पास रुकता हूँ आज भी, और मैं स्कूल को देखता हूँ। आंखों में थोड़े आंसू भी आ जाते हैं कि यार वाह, जिंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त, सबसे ज्यादा शैतानियां, सबसे ज्यादा सीख, वो बदतमीजियां, वो सब चीजें जो आप, जिसको आप ये कह सकते हो कि जो नहीं करनी चाहिए, वो सब वहां की, और वहां से सीखा कि ये नहीं करनी चाहिए थी। आज ये इंसान बना वो इसीलिए बना। तो स्कूल के पास से गुजरना, उन उन जगहों से गुजरना जहां पर आपको बैठना कभी अच्छा लगता था। एक कैंटीन है मेरे शहर में, समोसे वाली कैंटीन, वहां पे सारे दोस्त बैठ के समोसे खाते थे, और
वहां पे होती थी बातें मथुरा वाली कि अच्छा ये लड़की हमें बहुत पसंद है, या ये अब ये स्कूल टीचर में मिली थी, वहां चलती थी। तो लगता है कि यार वो दौर बड़ा डिफरेंट था, और आप चाहते हो उसके नजदीक आना, ऐसा लगता है वो स्थिर है। जो कविता में आपने सुना वो पेड़ वहीं खड़ा हुआ है, आप बदल। तो लगता है मैं जब जाता हूँ तो ये स्कूल तो स्थिर है, मैं बदल गया, इसका मतलब जीवन में कुछ तो घूम रहा है जो मुझे नहीं पता। भाई मुझे एक चीज बताओ, अभी बाय गॉड्स ग्रेस आप शादीशुदा हो, यू आर हैविंग अ ब्यूटीफुल फैमिली, बट जब ये जो इतना आर्टिस्टिक पोइट्री वगैरह है, शेरो शायरी वगैरह, कभी दिल से बताओ सच बात, कभी भी सिंगल जब थे कभी भी लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए यूज किया? बिकॉज आई एम श्योर लड़कियां फ्लैट, मतलब फ्लैट 50% जो सेल लगता है फ्लैट, उससे भी ज्यादा फ्लैट अगर कुछ हो सकता है तो वो होती होगी, तो आज इस्तेमाल किया है? आज Yeah. So do you know that that has been आपका strength alongside your good looks and charm, तो यूज किया है एकदम दबा के, राइट? मुझे जेन्युइनली आज तक ये लगता है कि लुक्स की अगर आप बात करेंगे तो मैं स्कूल डेज में तो बिल्कुल मतलब नॉर्मल भी नहीं कह सकता, क्योंकि बहुत मोटा था। यूज्ड टू बी लाइक ऑलमोस्ट मोर देन 100 kg। Oh, मैं fantastic transformation. तो स्कूल डेज में तो मैं ऐसा था, तो हर लड़की का एक अच्छा भाई होता है, वो मैं था। Yeah. तो वो मेरी एक लाइफ स्टोरी रही है। पर उसके बाद जब धीरे धीरे, क्योंकि मुझे इम्प्रेस करने के लिए हमेशा से एक आर्ट की जरूरत है। मैं अगर किसी को भी इम्प्रेस करना चाहता हूँ, हो सकता है कि कोई मुझे दूर से देखे तो मुझे बोले कि यार ये ठीक है, ओके ओके, लेकिन अगर कोई मुझसे बात करता है या अगर कोई मेरे साथ बैठता है 2 मिनट मेरे साथ थोड़ा वक्त गुजारता है, तो उसको ये जरूर लगता है कि यार ये इंसान अच्छा है, या ये बात करने लायक है। Yeah. तो ये मेरी पहली प्रायोरिटी रही लाइफ में कि आप से, क्योंकि दूर से ही देखेंगे लोग और बोलेंगे नहीं नहीं ये तो ठीक ही लगता है, इसको क्या बात करनी है, लेकिन जब वो बात कर लेता है तो फिर तो वो अभी तक मेरे दिमाग में वैसे ही है। लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स यू आर राइट कि लोगों को शायद, और ये ऐसा है कि शक्ल सूरत से ज्यादा हमेशा से आर्ट फॉर्म पसंद तो आती है। हो सकता है कि वो आपसे फिर कभी ना मिले, या आपको ये बोले कि आप ठीक नहीं, जैसे ही वो किसी आर्ट फॉर्म से मिलते हैं। मैं मैं टर्की गया था, तो वहां पे कारीगरी जो होती है, जो जो बर्तनों पे कारीगरी करते हैं, बड़ी ऐसे कारीगरी वो ऐसे कर रहे हैं, आप जैसे ही उनका काम देखते हैं तो आपको लगता है कि यार क्या फर्क पड़ता है, वो कैसा दिखता है, क्या है। आर्ट से मिलते ही आप कहीं और से कनेक्ट हो जाते हो, डिवाइन कनेक्ट कर लेता है। आप एक फ्लूट बजाने वाले इंसान से मिलते हो, कैसा भी दिखता है, लेकिन जैसे ही वो धुन निकालता है सडनली आपको लगता है वो क्या फर्क पड़ता है, कैसा लगता है, आप चौंक जाते हो कि ये कैसे हो सकता है। सो जिंदगी में जब भी आपको आपकी, आप अगर आर्ट की तरफ काम करते हो, या अगर आप वाकई आर्टिस्ट हो, तो हमेशा लोग आपको आपसे लोग अट्रैक्ट होंगे और वो आपके अराउंड होना चाहेंगे। सो ये था भाई का जर्नी फ्रॉम बीइंग लड़कियों का भाई टू लड़कियों का भाई। अभी बढ़ते हैं आगे टुवर्ड्स द बैक एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन। मुझे जेन्युइनली जानना है आपकी जिंदगी में, आई एम श्योर जिस तरीके के इंसान आप हो, जिस तरीके से आप दिल से सोचते हो, बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स रहे होंगे, बट अगर मैं आपको जेन्युइनली डंके की चोट पे पूछूं कि आपकी जिंदगी का वो एक वेरी स्पेशल करो दिल की मर्जी मोमेंट, जहां पे इरेस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर दैट वाज बीइंग सजेस्टेड आपको, अलग अलग तरीके के एडवाइस हो, सब इग्नोर करके जो आपका दिल का था, जो आपको आपने आपके दिल ने आपको बोला, आपने वही सुना, एंड यू आर वेरी प्राउड ऑफ दैट डिसीजन टुडे। मुंबई आना, मेरे पेरेंट्स से मना किया। मेरे पापा बहुत डरे हुए थे कि मैं किसी को नहीं जानता मुंबई में, और मैं क्या करूंगा स्कूल में जाके। अगला मुझे आज भी याद है जब लास्ट टाइम मैंने कन्विंस किया था कि इसको जाने दो, कहीं अफसोस नहीं रहेगा, इसको 2 साल करने दो। अगर ये बहुत छोटा है अभी, इसको जाने दो, अगर नहीं कुछ कर पाया तो लौट के आ जाएगा, मैं कहीं ना कहीं इसकी नौकरी करूँगा। क्योंकि बिग सपोर्ट। क्योंकि मैं सिर्फ टेक्स्ट मास कम्युनिकेशन मैंने आधे में ही छोड़ दी। यहाँ पे बॉम्बे में आके मैंने परस्यू करना शुरू किया, बट मैं नहीं कर पाया संभव, क्योंकि मुझे मुझे नहीं समझ में कि यार ये क्या एजुकेशन है, क्या पढ़ा है। तो मेरे लिए, मेरे फादर के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट था कि, क्योंकि एक भाई है जो इंजीनियर है, और उसने वो बायोकेमिकल उन्होंने किया हुआ है, तो बहुत पढ़े हुए पढ़े लिखे इंसान है। तो ये लड़का अपनी जिंदगी में शायद थोड़ा बहुत कुछ कर ले तो वही काफी है इसके लिए, अगर ये कर पाया अगर कोई। वो भी उनको डाउट था कि कैसे करेगा। तो नौकरी थी विज्ञापन की, और उसमें मुझे 20,000 रुपये मिलते थे।
महीने के। तो उनको लगता था कि यार ये बहुत पैसे हैं, ये ये ज़्यादा पैसे हैं एक्चुअली में, इसकी काबिलियत के हिसाब से, क्योंकि ये ग्रेजुएट है, इसके सब्जेक्ट्स क्या थे, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, ये इसके सब्जेक्ट थे जो जो बच्चों के सब्जेक्ट होते हैं, उसमें ही अगर 18-20 हज़ार रुपए कमा रहा है 10 साल की उम्र में, इसके लिए बहुत बड़ी बात है, इसको यही काम करते हैं। सो व्हेन आई टोल्ड माय फादर कि मैं नहीं कर रहा हूँ, कि मैं मुंबई जाना चाहता हूँ, तो उन्होंने बोला कि क्या मतलब है इसका? मतलब वो मुझे शौक थे कि क्या है, क्या तू नौकरी है तेरी अच्छी खासी, सब चल रहा है सही, क्यों चेंज करना? हाँ, मतलब आप रिलायंस के साथ काम कर रहे हो, आप नौकरी आपकी चल रही है, आपको आपकी आवाज आती है, वो रेडियो, मतलब जैसे पापा का क्या है ना कि वो आपको भी बताएंगे नहीं कि कि आपसे आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। ऑफ कोर्स, वो डैडी लव लैंग्वेज होता है। हाँ, वो एक ऐसा है कि जब 4-5 लोग बैठे होंगे तो जरूर बोलेंगे मेरा बेटा ना एक एक्टर है, या जब मुझे आज भी याद है कि वो जाते थे और रेडियो में ना ऐसे सुनाते लगा देते थे, तो रेडियो पे आते, अरे मेरे बेटे की आवाज है, अच्छा, तो वो पूरा ऐसे सुना देते थे उस टाइम पे। तो लेकिन उनके लिए था कि ये करेगा क्या बॉम्बे जाके, और बॉम्बे में तो लोग खो जाते हैं, उनके लिए ये था कि बॉम्बे में लोग खो जाते हैं। बिल्कुल सही। खो जाते हैं मतलब कि मैंने कहा मैं मेले में तो नहीं जा रहा हूँ खो जाते हैं, कैसे खो जाते हैं, चिंता मत करो, फोन पे बात करूंगा आपसे, तो नहीं बॉम्बे में ऐसा होता है वैसा होता है, पता नहीं कैसे तुम जाओगे यार। बट वो जो डिसीजन मैंने लिया था सबसे लड़के, खुद से भी लड़के, मतलब मुझे यहाँ तक कि बहुत लोगों ने ये बात बोली कि यार पागल हो गए हो क्या, मतलब काफी बड़े बड़े ऐसे लोग थे जिन्होंने बोला कि यार नौकरी है, कहाँ मिलती है नौकरी, अपने शहर में नौकरी है, तुम्हारा अपना घर है, यहाँ पे चिल कर रहे हो, थोड़े टाइम पे पैसे और सेव हो जाएंगे, तुम कर लेना, लाइफ में सब कुछ हो जाएगा। लेकिन देखिए कमाल की बात कि मैं यहाँ बॉम्बे आया, और 3-4 साल में ही जो मेरे साथ के लोग थे जो काम कर रहे थे आसपास, उनकी धीरे धीरे नौकरी जाना शुरू हुई, फिर स्टेशन बंद होना शुरू हुए, रेडियो का फ्यूचर नहीं दिखा कहीं पे, तो चीजें, और आज भी मैं बोलता हूँ कि जो आप कर रहे हो, जिसमें आपका दिल है, वो काम करो, जिसमें आपको लगे कि यार मैं ये नहीं करना चाहता, और आपको बहुत सारे पैसे ऑफर हो रहे हो, या आपको लगता हो कि यार नहीं ये करना पड़ेगा, ये करना चाहिए, ये तुम्हारे लिए जरूरी है, मत। और बाय गॉड्स ग्रेस मैं इस चीज में बहुत इस चीज के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ अपनी लाइफ में, कि चाहे वो फैमिली हो, चाहे मेरा पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर हो, उसने मुझे कभी नहीं रोका। मतलब अब तो पेरेंट्स नहीं रोकते, अब तो वो यही कहते हैं कि तुम्हें जो करना है करो, क्योंकि उनको पता है कि ये पागल है ये है पागल, इसका कोई आई थिंक इट्स द जुनून दैट हैज वर्कड फॉर यू, बिकॉज क्या होता है कि कंफर्ट जोन में जब आप रहते हो, आप एक एक लेवल तक एक्सीलेंस को छूते हो, लेकिन जब वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो और उसके साथ अगर थोड़ा बहुत किस्मत आपका चमक जाए लॉन्ग साइड योर ओन मेहनत, देन आई थिंक वो जो एक्सीलेंस मिलता है ना, दैट दैट इज अनमैचेबल, एंड आई थिंक दैट इज एग्जैक्टली योर सक्सेस स्टोरी। अगर मैं उस, बिकॉज जो आपको यहाँ पे मिला है, आई एम श्योर यू वुड हैव नेवर गॉट दैट इन मथुरा, नहीं, राइट? नेवर यार, कहीं यार आप, क्योंकि सारा काम है उनका, एब्सोल्युटली, आप हब है ये। हाँ एग्जैक्टली, आपको एक जगह से आप बैठे होते हो, तो सडनली आपको कॉल आता है कि यार आप फटाफट से, अब तो खैर देखिए टाइम बदल गया है कि ऑडिशंस घर से होते हैं, हाँ, या आप अब मॉक होते हैं, डायरेक्टली शूट होते हैं, वैसे आप पहुंचते हो, आपको कॉल करके आपका काम देखा होता है तो लोग बुला लेते हैं। लेकिन एक टाइम जब मैं यहाँ पर आता था तो मैं इनके सारे ऑफिस में बैक टाइम, मतलब ये मैं इस गली में, या अगर आप बोलोगे तो आराम नगर में बैक आराम टाइम आ के, गया। बैक टांगे कि डू आई फिट, ऐसा पूछ रहा हूँ लोगों से, मिल रहा हूँ कि भाई प्लीज देख ले यार, एक ऑडिशन दे दे यार, कहीं से कुछ काम मिल गया, कहीं एज अ कहीं डांस हीरो के आगे डांस करने का काम मिल गया, वो भी मैंने किया है। पैसे का मतलब बेसिक आपकी रिक्वायरमेंट ये होती थी कि यार मुझे बस मेरे घर का रेंट निकला है, मुझे 20,000 निकला है मेरे लाइफ में, उसके बाद तो फिर मेरा तो देख लूंगा, 20,000 प्लस फूड मेरा निकला है, इतना हो जाएगा तो फिर मैं लड़ लूंगा इसे। आज भी वैसे ही लड़ता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, मुझे मेरे मेरे आसपास जो मेरा स्टाफ है, अगर मैं उसकी सैलरी अगर निकाल पा रहा हूँ, या मैं अपने लिए, शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे इतने पैसे की रिक्वायरमेंट है मेरे लिए, कि मुझे ये ब्रांड पहनना है, या मुझे ये चाहिए, या मुझे ये मोबाइल फोन चाहिए, या मुझे मुझे ऐसी लग्जरी चाहिए लाइफ, मैंने लग्जरी की कभी फाइट नहीं की, मैंने बेसिक्स के लिए हमेशा फाइट की, कि ये बेसिक्स मेरे क्लियर होने चाहिए, मेरे आसपास जो भी लोग काम कर रहे हैं वो लोग बहुत खुश होने चाहिए। क्या बात है, आई मीन
ये जो कहानी आपने बोला कि इनमें से ऋण निकल जाए, दिस इज सच अ रिलेटेबल स्टोरी फॉर, आपको अंदाजा भी नहीं होगा कितने लोग, एंड आई थिंक दे विल लव हियरिंग अ बिट ऑफ इट। किस्मत आपके मेहनत के साथ ऑफ कोर्स चमकता रहा, बट गुम है किसी के प्यार में हैज बीन दैट शो जिसने उसको एक ऐसे लेवल पे लेके गया जहां पे इट्स ओनली ऑनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स फॉर यू आगे जाके, राइट? ऑफ कोर्स इट्स बीन एन इमोशनल गुड बाय फॉर यू फॉर द शो। फैंस के लिए तो और ज्यादा, आई एम श्योर। मैं कमेंट्स भी देख रहा था, यू नो, इन द शो प्रोमो एंड एवरीथिंग, हाउ पीपल आर लाइक कि यू नो ऑलमोस्ट लाइक कि हितेश जा रहे हैं, भाविका जा रहे हैं, तो हम लोग भी शो देखना बंद कर देंगे, एंड दोस काइंड ऑफ कमेंट्स व्हिच कम्स फ्रॉम अ सेंस ऑफ इमोशनल अटैचमेंट, राइट? आप पर्सनली कितना अटैच्ड रहे हो, बिकॉज आपको ये शो ने बहुत दिया है, एंड भाविका के साथ आपका जो दोस्ती है, अभी भी यू गाइस आर इन टच? ये डेफिनेटली, मतलब हमारी ऐसे बातचीत नहीं हुई थी, बट जितना हम लोगों ने साथ में काम किया, मुझे बहुत अच्छा लगा उसके साथ काम करके। शी इज अ वंडरफुल एक्टर और अच्छी इंसान है। हम लोगों के साथ में जो भी बॉन्डिंग थी वो बहुत अच्छी थी, और ऐसे रोज फोन पे बात नहीं होती, कॉल कॉन्वर्सेशन नहीं होते, लेकिन हाँ, वी आर देयर फॉर ईच अदर। सो अगर कोई कहीं भी कोई भी जरूरत पड़ेगी तो कभी भी हम एक दूसरे को फोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और फैंस के लिए तो मैंने एज आई टोल्ड यू बिफोर कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है यार, कि लोगों ने मेरे काम को पहचाना। इट्स बीन अ डेकेड कि आप काम करते हो, बट आपका जो इम्पैक्ट है ये काम का, वो शो के थ्रू आपको मिलता है। सो मेरे लिए यार ये बहुत बड़ी बात है कि आफ्टर गुम शायद लोगों की ना अप्रोच बदल गई। अब मैं जैसे मीटिंग्स कर रहा हूँ लोगों के साथ, मैं मिल रहा हूँ, नेक्स्ट शो की तैयारी अगर कुछ ऐसा है चल रही है या लोगों से मिल रहा हूँ, तो लोगों का एक रवैया नजरिया सब बदल गया कि यार ये लड़का कुछ कर सकता है या इसके साथ हमें कुछ करना चाहिए। ये सिर्फ दिखने में थोड़ा बहुत अच्छा नहीं है, बस इसके पास एक डिफरेंट आइडियोलॉजी भी है काम करने में, और वो है। मतलब ऑन सेट भी मैं अगर जाता हूँ तो जो मेरे फादर हैं राजेंद्र सर जो प्ले करते थे तो वो मुझे हमेशा बोला करते थे कि यार हितेश, यार तुम्हारे अंदर ना कुछ अलग है, तुम ना कुछ ऐसे जल्दी जल्दी कुछ बोलते हो, तुम ऐसा कुछ कि तुम ब्रेक करते हो। मेरी मदर जो पल्लवी मैम है, उनसे मैं बहुत टच, उनसे मेरी ऑलमोस्ट डेली बात होती है, ऐसा मान लीजिए। सो वो मुझे हमेशा वो मोटिवेट किया उन्होंने कि यार यू हैव समथिंग वेरी डिफरेंट हितेश। और मुझे बहुत बहुत पसंद भी है वो, क्योंकि बहुत पुरानी थिएटर आर्टिस्ट, उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब आप ऐसे एक्टर्स के साथ काम करते हो। तो वो बोलते थे नहीं तो तुम्हारा ना कुछ तुम्हारा जो कन्वेंशनल नहीं है कुछ, जो अच्छा भी लगता है लेकिन बहुत ऐसा पैटर्न वाला नहीं है, तुम पैटर्न ब्रेक करते हो। Yeah. सोचता बहुत है, कई बार मुझे बोलते थे हाथ पकड़ के ज्यादा मत सोच, हो गया को छोटा सा सीन है तो हो जाएगा, इतना क्या सोचना। मैं हमेशा सोचता था और मैं आज भी सोचता हूँ कि एक सीन मुझे मिला है, उस सीन को करने के 50 तरीके जितने हो सकते हैं, क्योंकि टीवी में मुझे पता है कि मुझे एक ही मौका मिलेगा। इसलिए क्योंकि यार टाइम बाउंड होते हैं, हमें नहीं पता होता कि कितना लंबा क्या एक वक्त जाने वाला है। सो आप पहले से कैलकुलेशन करके जाओ 50 टिक कि मैं इस लाइन को 15 बार 50 बार कैसे बोलूँ। मैं खड़े खड़े लाइन बोलता रहता था, लोग देख के समझते थे। और ये इसी शो की बात नहीं है, बहुत सारे शो मैंने जितने भी पुराने शोज में काम किया सब में मैं खड़ा होता हूँ, मैं लाइन बोलता रहता हूँ, ब्रेक करता रहता हूँ, पैटर्न ब्रेक करता रहता हूँ। और आप यकीन मानिए जब मैं जाता हूँ फ्लोर पे, जब कुछ लाइन बोलने जाता हूँ, मैं कुछ और ही बोल देता हूँ। इम्प्रोवाइजेशन आपका जो आपने तो सीखा। हाँ, मतलब जो मुझे लगता है कि शायद कुछ और है, क्योंकि मैंने इतना उसको रिपीट कर लिया, उस दिमाग में इतना घुस चुका है कि मैं कुछ और वहां पे रिफ्लेक्स से सिमिलर चीज निकलता है, इक्वल चीज ही होता है, बट देन इट क्रिएट्स द सेम इम्पैक्ट। हाँ, मतलब आपको वैसे ही कुछ देखिए आप, ये ये चीज मैंने जिंदगी से सीखी है कि फॉर एग्जाम्पल अभी हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये यूट्यूब पे जाने वाला है, बट आप इमेजिन करो कि ये वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे जाने वाला है, आप काम वैसा ही करो। जिंदगी में कोई भी काम छोटा नहीं करना, मतलब छोटा नहीं होना चाहिए यहाँ से, दिमाग से। आपको हमेशा काम वैसे ही करना है, अप्रोच आपकी वैसी रखनी है कि मैं छोटे काम को बड़ा कैसे बनाऊं, मैं इसको और अच्छा कर दूं। एब्सोल्युटली। भाई जाते जाते एक आखिरी सवाल, एंड आई आई रियली फील दैट 16 साल की उम्र से जब आपने काम करना ओवरऑल चालू किया से लेके नाउ, इट्स बीन मेनी इयर्स, एक चीज जो आपके पूरे जर्नी में कंसिस्टेंट जो मुझे लगता है रहा है, इज योर डिसिप्लिन। जो कि हर एक इंसान जिसको कुछ बनना है जिंदगी में,
नाम कमाना है मेहनत से थ्रू ऑनेस्ट मीन्स, उसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि इन योर एंटायर जर्नी डिसिप्लिन अगेन 25-26 के बाद डिसिप्लिन आना कंपैरेटिवली इजियर होता है बिकॉज जिंदगी का प्रेशर बढ़ता है। बट 16 साल की उम्र से कंसिस्टेंटली वो डिसिप्लिन रखना टिल नाउ, टिल द टाइम, टिल इटर्निटी व्हेन यू आर वर्किंग, बहुत मुश्किल चीज है। अपनी जिंदगी में अपने आप को जिस मुकाम पे आप अभी हो, अपने डिसिप्लिन को कितना क्रेडिट दोगे फॉर ब्रिंगिंग यू वेर यू आर टुडे? यार मुझे लगता है कि सब कुछ डिसिप्लिन की वजह से। मैं बहुत सोच समझ के अगर उसका जवाब दूं कि डिसिप्लिन एंड विल, दो ऐसी चीजें हैं आपकी लाइफ की जो आपके खुद के अंदर पैदा होती है, वो आपको कोई करवा नहीं सकता। आप किसी को हंटर लेके ये नहीं बोल सकते कि यार आपको कल सुबह 5 बजे उठना है। आप खुद उठोगे बोल के। आप खुद से बोलोगे कि मैं ही करूंगा, और कैसे होगा वो मुझे नहीं पता। तो अगर आपके अंदर ये अगर डिसिप्लिन है लेकिन विल नहीं है, हाँ, तो फिर आप फिर से चूक जाओ। दो चीजें, एक तो जो इंसान के, जो मुझे लगता है कि जब भी आप कोई काम करने निकलते हो तो ये तय कर लो। जैसे आज हमें ये इंटरव्यू, आपने मुझे, ये कोई शूटिंग नहीं है, ये कोई right. ऐसा नहीं है कि हम पॉडकास्ट चिल करने वाले हैं, लेकिन आपने मुझे कॉल टाइम दिया था 2:30 का, 2:33, हाँ। है ना, 2:33 का, Yeah. 2:30 का दिया था। एंड मैं कितने बजे आया हूँ यहाँ पे? आप अराउंड कितने बजे आए थे? 2:26 2:26 2:26 में यहाँ पर पहुंच गए। ठीक है, तो मेरे लिए ये डिसिप्लिन कि आप जिंदगी में कोई भी काम करने निकले हो, आपको जो भी करने निकले हो वो ऐसे ही करना है जैसे आप करते हुए आए हो। अगर शूटिंग है तो भी, और शूटिंग है नहीं तो भी। मैं सुबह 6, साढ़े 6, 7 बजे उठता हूँ। आजकल थोड़ा सा लेट उठ रहा हूँ, लेकिन जिम जाता हूँ तो जाता हूँ। वो मुझे कोई नहीं रोक सकता अनटिल अनलेस कि कोई फिजिकल कोई प्रॉब्लम आ जाए या कोई मैं परेशान हो जाऊँ। विल ये कहती है कि जो काम हम करेंगे या जो काम मैं करने निकला हूँ बेस्ट करूँगा। ये इंटरव्यू हो रहा है, ये बेस्ट इंटरव्यू हो रहा है, ठीक है। सो मैं शूटिंग करने जाता हूँ, मैं ये सोच के आता हूँ बेस्ट करूँगा। मैं आज जिंदगी का सबसे बेस्ट काम करने के लिए। सो विल आपकी लाइफ में और डिसिप्लिन आपकी लाइफ में जब तक नहीं है, आप कितनी भी कोशिश करो, फिर आप ये बोलो कि यार मैं एफर्ट नहीं डालता, कुछ नहीं, कुछ एफर्ट, आप कितना भी एफर्ट डालते रहिए। और एक और चीज मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा कि आप अगर किसी चीज को हासिल करने के लिए कर रहे हो तो उसका कुछ होने वाला नहीं, कोई मतलब नहीं है इस चीज का। जो गीता में बोला गया है ना, उसमें कर्म योग, वो जो योग मतलब एड ऑन, वो क्या है? वो यही है कि आप जो कर रहे हो भूल जाओ। ये आपकी जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। लोग कहते हैं डाइटिंग, मैंने जितना सीखा है लाइफ में वो ये है कि इट्स अ लाइफस्टाइल। आप चावल, मैं चावल नहीं खाता क्योंकि ये मैं डाइट कर रहा हूँ, नहीं, ये तुम्हारी लाइफस्टाइल का पार्ट होना चाहिए। आज नहीं खाते तो आज से 20 साल तक भी नहीं खाओगे, और अगले 20 साल तक भी नहीं खाना। ये तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा होगा। तब शायद जिंदगी तुम्हें कुछ देना शुरू करेगी, और हो सकता है ना भी, लेकिन तुम्हारी, ये तुम्हारे मजे की बात है, कुछ हासिल करने के लिए नहीं। बस करते रहो यार, अपने अपनी जिंदगी को अपने मजे से स्माइल करते हुए जैसे आप चल सकते हो वैसे चलते रहो। That's it. क्या बात है, आई मीन हम लोग ने सोचा था, प्लान किया था कि कुछ कुछ चीजों को लेके बात करेंगे, बट देन आई एम श्योर, जैसा कि मुझे भी पता था कि वो सब चीजों के अलावा भी ऑफ ट्रैक जाके वी विल टॉक अबाउट वेरियस डिफरेंट थिंग्स ऑफ लाइफ, एंड आई थिंक वही हुआ। द आइडिया वाज कि हितेश, आप लोगों ने उनका काम हमेशा देखा है, उसको प्यार दिया है ऑन स्क्रीन, बट हितेश जो इंसान 16 साल की उम्र से न्यूज रीडिंग करते, कट टू दैट टू नाउ, एक इंसान का जो एक टेल ऑल स्टोरी होता है, मेरी तरफ से ये कोशिश था कि मैं वो चीज आप लोगों के सामने रखूं। आई होप टू एन एक्सटेंट मैं सक्सेसफुल हुआ हूँ उस चीज के पीछे, एंड अगर मैं सक्सेसफुल हुआ हूँ the only reason is because this guy over here has opened up his heart over here in this podcast. So दिल खोल के एक रिक्वेस्ट मैं भी आप लोगों से यही करूंगा कि जो भी आगे जाके ये काम करे, टच वुड, थिंग्स हैव बीन वेरी वेल फॉर हिम, गुम है किसी के प्यार के शो के बाद, आगे जाके और ज्यादा अच्छा हो। मेहनत तो ये करते रहेंगे, डिसिप्लिन, विल, वी ऑल स्पोक अबाउट दिस राइट नाउ। Give him all the love because I think he definitely deserves all of it, not just for his work on screen but also poetry से लेके शेरो शायरी सब कुछ। इम्प्रेस होते रहो, मोटिवेशन और मिलता रहेगा, that is what it is. Thank you so much ladies and gentlemen, and do share your comments below in the podcast, and हम लोग को भी इसमें समझ में आएगा कि हम लोग आपके साथ कनेक्ट कर पाए कि लाइक नहीं। भी कर सकते
लाइक भी कर सकते हो, ऑफ कोर्स शेयर करो एक दूसरे के साथ, दैट इज व्हाट इट इज एंड yeah, that's a wrap on the Sunny G show. This is your host Shubhajit and I'll see you all with another episode very soon. Thank you so much. God bless. Take care. Stay safe and thank you.